गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल प्रोसेस चैप्टर में एसिमिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के दो वीडियो में मैंने आपको एकोमोडेशन पार्ट 1 पार्ट 2 बताया है, समायोजन के बारे में बताया है। आज हम एसिमिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एसिमिलेशन को आप क्या कहते हैं हिंदी में? एसिमिलेशन यानी सात्मीकरण। इसको सात्मीकरण के अलावा भी कुछ बोलते हैं, आत्म सातीकरण या आत्म करण। ओके, जब कभी किसी एक संस्कृति का व्यक्ति किसी दूसरी संस्कृति को मानने वाले व्यक्तियों या समूहों के साथ रहने लगता है, तब होता क्या है कि एक संस्कृति का व्यक्ति दूसरे संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, जो उनके आचार विचार है, जो कार्य करने के तरीके हैं, जो उनके भोजन के तरीके हैं, जो उनका परिधान है, ये सारी चीजें अपनाने लगता है। इसमें ज्यादातर होता यह है कि दो संस्कृतियों में से कोई एक संस्कृति क्या होती है? प्रभावशाली होती है। प्रभावशाली संस्कृति को बोलते हैं आप डोमिनेंट कल्चर। तो जो प्रभावशाली संस्कृति होती है, उसके संपर्क में आने वाले दूसरे संस्कृति के लोग उस प्रभावशाली संस्कृति के तत्वों को अपने अंदर उतारने लगते हैं, आत्मसात करने लगते हैं। यानी अपने वाले के स्थान पर जिन समुदाय या जिन व्यक्तियों या जिन समूहों के संपर्क में आए हैं, उनकी संस्कृतियों को वरीयता देने लगते हैं। तो इस वरीयता की प्रक्रिया में होता यह है कि आपकी अपनी संस्कृति के तत्व धीरे धीरे स्थानापन्न हो जाते हैं उस प्रभावशाली संस्कृति के तत्वों के साथ। यानी प्रभावशाली संस्कृति क्या करती है? प्रिवेल करती है। ये कोई आक्रमण नहीं है, कोई जबरदस्ती का प्रभाव नहीं है, कोई फोर्सफुल एक्शन नहीं है। ये क्या है? बिल्कुल सकारात्मक तरीके से एक दूसरे के साथ जीवन जीते हुए बिना किसी प्रतिरोध के आप एक दूसरे के साथ घुल मिल करके जो संस्कृति ज्यादा प्रभावशाली है उसको दोनों लोग मिलकर के अपना लेते हैं और पुरानी वाले हो जाते हैं। यही आत्मसातीकरण या सात्मीकरण की प्रक्रिया है। सात्मीकरण यानी किसी संस्कृति के तत्व को पूरी तरह से अपने अंदर उतार लेना, आत्मसात कर लेना। दो संस्कृतियां जो भिन्न थी, एक प्रभावशाली संस्कृति और दूसरी जो उस प्रभावशाली संस्कृति के संपर्क में आने वाली संस्कृतियां, ये दूसरे से एकदम भिन्न होती हैं। लेकिन भिन्न होने के बाद भी कुछ दिन साथ रहने के बाद, कुछ साल साथ रहने के बाद, कुछ समय साथ रहने के बाद होता क्या है कि यह इस तरह से एक दूसरे में घुल जाती हैं या एक दूसरे को इस तरह से आत्मसात कर लेती हैं कि आप इन्हें भिन्न संस्कृति के रूप में पहचान नहीं सकते, तो एक संस्कृति हो जाती है। अब इसकी कुछ डिफिनेशंस हैं, दो परिभाषा में आपको बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन परिभाषाओं के माध्यम से आप एसिमिलेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक है सोशियोलॉजी में विद्वान पार एंड बर्गेस, ठीक, इनकी बुक है। इन्होंने जिसमें डेफिनेशन दी है एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, ये किताब हमेशा याद रखिएगा, पार्क एंड बर्गेस की बहुत महत्वपूर्ण किताब है। अगर आपको कहीं से मिलती है पीडीएफ वगैरह, तो टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, रेफरेंस बुक की तरह
पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये कहते हैं कि एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस, एसिमिलेशन इज ए प्रोसेस। किसी भी डिफिनेशन को इस तरह से चार्ट की तरह बना करके आप पढ़िएगा। ऑफ इंटरपेनिट्रेशन है ना, penetration and फ्यूजन। ठीक, ये परिभाषा का सिर्फ एक पार्ट है, आप किसी भी डेफिनेशन को तोड़िए, उसके जो पंच वर्ड है, जो उसके फ्रेज है, उसको आप पकड़िए। इन्होंने दो चीजें बताई कि एसिमिलेशन क्या है, एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस किस चीज का है, इंटरपेनिट्रेशन एंड फ्यूजन। किसका है, इन विच persons or groups। ऐसे तीर लगाते जाइएगा। इसके बाद लिखिएगा एक्वायर। ये नोट कीजिएगा, इसको ये समझिए, इंटरपेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है नीरज जी? अरे भाई सवाल पूरा सुनिए। इंटरपेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? इट्स द प्रोसेस ऑफ इंटरपेनिट्रेशन एंड फ्यूजन। इंटरपेनिट्रेशन का मतलब किसी समूह में घुसपैठ करना, पेनिट्रेट करना, है ना। इंटरपेनिट्रेशन यानी घुसपैठ करना, उसमें अपनी पैठ बनाना। ठीक है, अब ऐसे सारे लोग बैठे हुए हैं, जगह नहीं है, ये 60 की क्षमता का कमरा है, इसमें आप 98 लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या करते हैं कि किसी तरह से अपनी घुसपैठ बनाते हैं, इधर उधर से करके किसी कुर्सी पे बैठते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं। ये क्या है, जब कोई समूह किसी दूसरे समूह में इंटरपेनिट्रेट करता है, यानी घुसपैठ करता है, उसके संपर्क में आता है। एंड फ्यूजन, इंटरपेनिट्रेशन एंड फ्यूजन, प्रोसेस ऑफ इंटरपेनिट्रेशन एंड फ्यूजन मीन्स कि घुसपैठ करता है। और फ्यूजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संलयन। संलयन क्या है? जो केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने तो पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा होगा और फिजन पढ़ा होगा, है ना। एक क्या होता है? फिजन होता है, एक फ्यूजन होता है ना। तो संलयन मतलब जुड़ने वाला, फ्यूजन मतलब जुड़ने वाला है। तो आप सिर्फ किसी दूसरे संस्कृति में घुसपैठ नहीं करते हैं, उनके साथ जुड़ते भी हैं, है ना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूसरे संस्कृति में घुसपैठ करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, और इस जुड़ने की प्रक्रिया में इन विच पर्सन्स और ग्रुप, व्यक्ति या समूह एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? असली चीज ये है। यहां के बाद फिर तीर लगा कर बनाइएगा। एक्वायर तक बना लिया आपने ना? यस सर। एक्वायर, फर्स्ट क्या है? मेमोरीज, सेकंड सेंटिमेंट्स, थर्ड
एटीट्यूड्स, ठीक है। मेमोरी यानी स्मृतियां, सेंटिमेंट्स भावनाएं, ये सब के ऊपर चंद्र बिंदी लगाता जा रहा हूं मैं। बिंदी दो तरीके की होती है ना, इसको याद रखिएगा। कहां ये लगती है इन शब्दों के साथ। एटीट्यूड, मनोवृत्तियां, ओके। ये तीन चीजें हैं कि जब दूसरी संस्कृति के साथ घुसपैठ करते हैं, उनमें पेनिट्रेट करते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया में हम कुछ चीजें अपनाते हैं। और वो चीजें क्या है? स्मृतियां, भावनाएं और मनोवृत्तियां। इसको एक्वायर करते हैं उस संस्कृति की, है? किसकी? ये क्या है? ऑफ अदर ग्रुप्स, है? ओके, ऑफ अदर पर्सन्स और अदर ग्रुप। डिफिनेशन में तो एग्जैक्ट वर्ड लिखा है आपने, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि किस तरह से किसी एक डिफिनेशन को तोड़ करके पूरी की पूरी जो कंसेप्ट है उसको आप डिकोड करते हैं, है ना। तो एक्वायर करते हैं ये तीन चीजें, और इस प्रक्रिया में है, और ये सारी चीजें एक्वायर करने के बाद आप क्या करते हैं कि एक जीवन पद्धति के रूप में, है, बाय शेयरिंग ऑल, है ना, ये जो भावनाएं हैं, ये जो स्मृतियां हैं, ये जो मनोवृत्तियां हैं, ये तीनों जब आप सीख लेते हैं, अपना लेते हैं दूसरे ग्रुप या दूसरे व्यक्तियों की, दूसरे समूह या दूसरे व्यक्तियों की, है, तब क्या होगा? by sharing their expressions and history, है? इसके साथ अपनी जो आपकी अनुभव है, आपकी जो अभिव्यक्तियां हैं, इसको शामिल करते हैं, और ये पूरा का पूरा सब कुछ क्या करते हैं? एक कल्चरल लाइफ, एक सांस्कृतिक जीवन के साथ इनकॉर्पोरेट यानी जोड़ देते हैं, है ना। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक संस्कृति का व्यक्ति किसी दूसरे सांस्कृतिक समूह के साथ संपर्क में आता है, उसमें घुसपैठ करता है, उसमें जाता है, उसके साथ संबंध बनाता है, संयोजन करता है, और संयोजन के पश्चात वो उनसे स्मृतियां, भावनाएं, मनोवृत्ति के स्तर पर जुड़ता है, ये सारी उनकी एक्वायर करता है, और उसके बाद अपनी जो है इतिहास और अपनी अभिव्यक्तियों को उनके साथ इस तरह से जोड़ता है कि वो उनके सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? यही है आपका सात्मीकरण या एसिमिलेशन है। एक डिफिनेशन मैं आपको और बताऊंगा। ये डिफिनेशन है ऑकबर्न एंड निमकॉफ की। ऑकबर्न एंड, इनकी बहुत मशहूर पुस्तक है, मैंने बार बार बताया, आपको कोई बताएगा क्या? ऑकबर्न एंड निमकॉफ की कौन सी बुक है? कोई भी गलत ही बता दें, नहीं याद है, याद रखिए, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें ये कहते हैं कि एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाई इंडिविजुअल और ग्रुप्स वंस डिसिमिलर is a process in which individual or groups, इसका जो फ्रेज है यह है once dissimilar। पहले क्या थे? असमान होते हैं। once dissimilar
बिकम सिमिलर, बिकम यानी पहले क्या थे, असमान होते हैं, और बाद में क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। थोपा नहीं जाता। वो क्या होता है कि कोई एक समूह, कोई एक संस्कृति किसी दूसरे समूह की संस्कृति को इस तरह से अपना लेती है कि ये जो भिन्नता का भेद है, ये जो असमानता का भेद है, ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। और इतना खत्म हो जाता है कि आइडेंटिफाइड इन देयर इंटरेस्ट एंड आउटलुक, ये इस स्तर पर खत्म हो जाता है कि इसको उनके हितों में और उनके दृष्टिकोण, आउटलुक मतलब दृष्टिकोण, उनके हितों में और उनके दृष्टिकोणों में देखा जा सकता है। ओके, बात समझ में आई कि सात्वीकरण क्या है? आगबर्न के हिसाब से, आगबर्न इनकाब के हिसाब से, कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो सांस्कृतिक समूह पहले जो असमान होते हैं, संपर्क में आने के पश्चात एक दूसरे से बिल्कुल समान हो जाते हैं, और इतने समान हो जाते हैं कि उनके जो हित है और जो उनके दृष्टिकोण है, इसमें ये दिखाई देने। ओके, अब इसके बाद आपने इसकी विशेषताएं पढ़नी है। सात्वीकरण या एसिमिलेशन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला नोट कीजिएगा, एसोसिएटिव प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला एसोसिएटिव प्रोसेस, इसका मतलब ये क्या है? यह सहयोगी प्रक्रिया है। दूसरा है यूनिवर्सल प्रोसेस, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है। एसोसिएटिव मीन्स यह जोड़ने वाली, संयोजी या सहयोगी प्रक्रिया है। दूसरी यूनिवर्सल प्रोसेस सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी देश, काल, समाज, भूमि के प्रत्येक हिस्से पर आज कल कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया चलती रहती है, हर जगह यह प्रक्रिया होती ही होती है। तीसरा है स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना? तीसरा स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। स्लो का मतलब धीमा धीमा है, धीमा, और ग्रेजुअल मतलब लगातार, है ना, क्रमिक। धीमे धीमे होगा लेकिन लगातार वो क्या होता है, होता रहता है। ओके, कोई दिक्कत? चौथा नोट कीजिए, अनकॉन्शियस प्रोसेस। चौथा है आपका अनकॉन्शियस प्रोसेस, अचेतन प्रक्रिया। आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं मुझसे ना, तो चेतन रूप में पढ़ रहे हैं क्या? चेतन रूप में पढ़ रहे हैं, चेतन रूप में पढ़ रहे हैं ना, यानी आप तैयार है पढ़ने के लिए, आप सोच के आए हैं बैठ के कि यहां हमने पढ़ना है। लेकिन जो एसिमिलेशन का प्रोसेस है, ये क्या है? अचेतन है। हम किसी समूह के संपर्क में इसलिए नहीं आते कि हम अपनी संस्कृति को भूल करके उनकी संस्कृति अपना लेंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर किसी में दम है, किसी संस्कृति में प्रभावशाली गुण है, वह डोमिनेंट है, अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकती है, या ज्यादातर लोगों के द्वारा अपनाई जाती है, ज्यादातर लोग, बहुसंख्यक लोग उसका व्यवहार करते हैं,
तो क्या होता है, धीरे धीरे आप उसको अपनाने लगते हैं। जानबूझ करके नहीं करते, ये अचेतन में कब जो है आप अपनी संस्कृति को बोल के उनके संस्कृति के अनुसार कार्य करने लगे, ये आपको पता नहीं लगता। तो आप दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं, आत्मसात करते हैं, लेकिन यह कोई जानी समझी या प्रायोजित या बुद्धिमानी पूर्वक सोच कर की जाने वाली क्रिया नहीं है। यह स्वतः स्फूर्त है, अपने आप है, अचेतन रूप से होती रहती है। अगली चीज क्या है, पांचवी विशेषता लिखिए, ये टू वे प्रोसेस है। टू वे, हाँ, ये दोहरी तो दूसरी चीज होती है, तो डब्ल्यू ही होता है ना, दो तरफा। टू वे मतलब दो तरफा, ये होता है ना केमिस्ट्री का रिएक्शन, ये पढ़ते हो आप, इक्विलिब्रियम वाला है? ये इधर से भी होता है, इधर से भी होता है, लेन देन इसमें चलता रहता है? हालांकि जो फेयरचाइल्ड ने बताया है, उन्होंने क्या बताया है एसिमिलेशन के बारे में? फेयरचाइल्ड, फेयरचाइल्ड, हाँ किसने बताया? हाँ बोलो। डीनेशनलाइजेशन एंड रीनेशनलाइजेशन, वेरी गुड, बैठिए। क्या नाम आपका? अनामिका। फेयरचाइल्ड की बुक कौन सी है? डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने बताया है कि एसिमिलेशन का प्रोसेस ऐसा है जिसमें पहले क्या होता है, डीनेशनलाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन ज्यादा लंबा हो गया, डीनेशनलाइजेशन है ना, और दूसरा क्या है? रीनेशनलाइजेशन है ना। यानी आत्मसात की इस प्रक्रिया में आप करते क्या है? आप पहले डीनेशनलाइजेशन यानी अराष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं अराष्ट्रीयकरण। यानी आप जिस राष्ट्र जिस संस्कृति से आए हैं, उस राष्ट्र उस संस्कृति की विशेषताओं को भूलते हैं, है ना, उनको छोड़ते हैं। और रीनेशनलाइजेशन यानी आप दूसरी संस्कृति, दूसरे राष्ट्र की संस्कृति को सीखते हैं। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि जो आइडेंटिटी क्रिएशन है, पहले से अपनाई हुई आइडेंटिटी या पहचान, उसको छोड़ना, ये क्या है? डीनेशनलाइजेशन है। और कोई दूसरी पहचान या सांस्कृतिक विशेषता या प्रभावशाली संस्कृति को अपने अंदर आत्मसात करना, ये रीनेशनलाइजेशन है। फिलहाल ये टर्मिनोलॉजी फेयरचाइल्ड की है, सिर्फ इसको याद रखना है, समझना है। ओके, अब इसके बाद अगली चीज आपको पढ़नी है कि एसिमिलेशन को मदद करने वाली प्रक्रियाएं कौन सी है, या प्रक्रियाएं मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स कंडूसिव फॉर एसिमिलेशन, फैक्टर्स कंडूसिव फॉर एसिमिलेशन। ठीक है, कंडूसिव मतलब इसको बोलते हैं सहायक, है ना। फैक्टर्स का मतलब होता है कारक, है? यानी आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में वह कौन से कारक है जो सहायता पहुंचाते हैं, है ना। कौन से कारक है? पहला नोट कीजिए, टॉलरेशन। टॉलरेशन को हिंदी में बोलते हैं आप क्या बोलेंगे? सहिष्णुता। दूसरा
किसको? टॉयलेट को क्या बोलते हैं? हाँ क्या? ना ना बता रहा हूं। हाँ? दूसरा है क्लोज सोशल कांटेक्ट, यानी भौतिक समीपता, भौतिक समीपता। तीसरा है एमलगमेशन, इसको बोलते हैं मिश्रण। चौथा है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। विचार बताता हूं, फिर दो और है वो लिखता हूं। पहली चीज टॉलरेशन समझ लीजिए आप। टॉलरेशन क्या है? किस सीमा तक किसी चीज को सहा या बर्दाश्त किया जाता है। ओके, आप 45 मिनट अपने टीचर को क्या करते हैं? टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, है ना? ये बड़ा निगेटिव वर्ड है, सहिष्णुता वाला जो है ना, टॉलरेशन मतलब झेलना। लेकिन असलियत ये है, इसका मतलब सिर्फ अंग्रेजी का झेलना वाला नहीं है। आप हिंदी में ले आते हैं तो बोलते हैं सहिष्णुता, यानी किसी विपरीत विचार, किसी विपरीत व्यक्ति, किसी विपरीत संस्कृति, किसी विपरीत अवधारणा के प्रति उदारता रखना, समादर रखना, उसके साथ सहयोगी भाव रखना, यह क्या है? टॉलरेशन है, यह सहिष्णुता है। यानी असिमिलेशन का प्रोसेस संपन्न तब होगा जब आप किसी ऐसे समाज में जाते हैं जहां पर अपने से विपरीत संस्कृति के व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, स्वीकार किया जाता है, उसको बर्दाश्त किया जाता है। अगर नहीं कर सकते तो आप वहां पे नहीं रह सकते, है ना? अगर सामने वाला आपको स्वीकार नहीं करेगा तो आप वहां पे नहीं, यानी इंटरपेनिट्रेशन कल्चरल सेंस में उतना ही संभव है जितना कि सामने वाला इजाजत देगा। अगर आप यह काम नहीं करते तो क्या होगा? तो आप उस संस्कृति में नहीं जा सकते ना। अगर लोग टॉलरेंट नहीं है, क्योंकि ये एसिमिलेशन का प्रोसेस है, किसी दूसरी संस्कृति का व्यक्ति आपकी संस्कृति में आ रहा है, तो अगर उस संस्कृति में दूसरी संस्कृति के प्रति सहिष्णुता नहीं है, समादर नहीं है, समदृष्टि नहीं है, तो आप वहां पर नहीं रह सकते। तो अगर संस्कृति में सहिष्णुता है तो आप क्या करेंगे? संस्कृति को सीख सकते। हाँ, ऐसी संस्कृति में ही प्रवेश कर सकते हैं जहां पर सहिष्णुता हो। अगर सहिष्णुता है तब जो है आत्मसातीकरण संभव है, नहीं तो नहीं है। क्लियर? दूसरी चीज क्लोज सोशल कॉन्टैक्ट, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। किसी का कुछ सीखने के लिए जरूरी क्या है? नहीं, छोड़ना नहीं, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, भौतिक समीपता होनी चाहिए। अगर किसी का सचमुच जानना समझना है तो उसके साथ उठना बैठना पड़ेगा ना, उसके साथ कुछ सीखना पड़ेगा, नहीं तो यह संभव नहीं होगा, है? तो आप क्या करेंगे कि जिस भी समूह में, जिस भी समाज में जाते हैं, अगर उस समूह या समाज के साथ आप भौतिक रूप से समीप हैं, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, तभी ना उनकी संस्कृति के बारे में जानेंगे, समझेंगे। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो संभव नहीं है। तो एसिमिलेशन में पहली चीज सहायक क्या है? भौतिक समीपता, कि आप लोग आपस में दो संस्कृतियों के लिए एक दूसरे के पास होने चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या है? इसका मिश्रण, मिश्रण हो, दो संस्कृतियों के लोगों में आपस में मिश्रण हो, तभी जाकर के एसिमिलेशन
होगा। अगर मिश्रण ही नहीं होगा, एक दूसरे में घुले ही मिल नहीं पाएंगे, एक दूसरे के साथ उठने बैठने की स्वतंत्रता ही नहीं है, तो एसिमिलेशन नहीं होना है। चौथी चीज, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। लोग इकट्ठे वहां होते हैं, एक दूसरे की चीजें वहां सीखते हैं जब आप में और उनमें समानता होती है। आर्थिक अवसर बराबरी के आधार पर उपलब्ध हो। अगर आर्थिक अवसर बराबरी के आधार पर उपलब्ध होंगे तब आप उनके संपर्क में रहेंगे। नहीं, उस संस्कृति को क्या मानते हैं? अपनी विरोधी संस्कृति मानते हैं। तो अगर आर्थिक अवसर समान रूप से उपलब्ध है तो लोग एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे और एसिमिलेशन की संभावना बढ़ती है। पांचवा नोट कीजिएगा, कॉमन फिजिकल ट्राइट्स। कॉमन फिजिकल ट्राइट्स है ना, समान भौतिक तत्व या समान भौतिक विशेषताएं, समान भौतिक गुण है ना। फिजिकल ट्राइट्स में क्या है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से भिन्न दिखाई देने वाले, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से एक दूसरे से बहुत ज्यादा भिन्न प्रतीत होने वाले लोग क्या होते हैं? आपको उनको देख के थोड़ा दूर हटते हैं कि तो बिल्कुल अलग है। यानी कुछ ऐसे फिजिकल ट्रेट्स यानी गुण, कुछ ऐसे भौतिक गुण, कुछ ऐसे शारीरिक गुण होने चाहिए, कुछ आपके आचरण व्यवहार में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो समान हो। जब वो समान होती हैं तब भी एसिमिलेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला नोट कीजिए, कल्चरल सिमिलरिटीज। कल्चरल सिमिलरिटीज यानी सांस्कृतिक समानताएं। सांस्कृतिक समानताएं का मतलब कि है तो दोनों संस्कृतियां भिन्न, लेकिन कुछ चीजों को लेकर के एकता होती है। जैसे पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हैं, वो संस्कृति भी पूजा करती है। शाकाहार करते हैं, यह संस्कृति भी शाकाहार करती है, जहां गए हैं वह भी शाकाहार क्या खाते हैं उसमें विभेद हो सकता है, क्या पहनते हैं उसमें विभेद हो सकता है, लेकिन कपड़े पहनने में तो विभेद नहीं है ना, शरीर ढकने को लेकर सारे सहमत हैं। तो ये क्या है? कल्चरल सिमिलरिटीज है कि कुछ चीजें सांस्कृतिक रूप से समान होनी चाहिए। एसिमिलेशन तभी एकदम से विपरीत होगा तो एसिमिलेशन की संभावना नहीं, तो कुछ समानता तो होनी चाहिए। अब इसके बाद ये तो क्या था? फैक्टर्स, कंडूसिव फैक्टर थे, है ना। इसके बाद है हिंडरिंग, है जो फैक्टर्स हिंडरिंग एसिमिलेशन प्रोसेस, यानी वह कारक जो इस सात्विकरण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो बाधा भी पहुंचाती हैं, ये तो सहायक थे ना। तो पहला नोट कीजिए, फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस। दूसरा कल्चरल डिफरेंसेस। तीसरा प्रेजुडिस। फिजिकल डिफरेंसेस मतलब कुछ भौतिक विशेषताएं ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा अलग करती हैं। अगर बहुत ज्यादा अलग है, जो फिजिकल टाइप में मैंने लिखा था कॉमन है, तो कॉमन के साथ अगर डिफरेंस की बहुत ज्यादा है तो भी एसिमिलेशन नहीं होगा। दूसरी चीज कल्चरल डिफरेंसेस, कि सांस्कृतिक विशेषताएं अगर एक दूसरे से बहुत ज्यादा भिन्न है
तब भी एसिमिलेशन नहीं होता है। तीसरी चीज मैंने लिखी प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? पूर्व धारणा, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, यानी किसी व्यक्ति, किसी समुदाय या किसी समूह के बारे में आपके मन में, मस्तिष्क में पूर्व का कोई आग्रह है कि ये लोग बुरे होते हैं, ये लोग अच्छे होते हैं। सिख हैं तो ये अच्छे हैं, हिंदू है ये बुरे हैं, ईसाई है ये अच्छे हैं, फला जाति का है इसलिए अत्याचारी होगा, फला जाति का है इसलिए बुरा होगा। ये क्या है? पूर्वाग्रह है। अगर किसी भी जाति, समूह या संस्कृति में इस तरह का पूर्वाग्रह है ना, तो क्या होगा? एसिमिलेशन प्रोसेस संभव नहीं है, अगला लिखिए चौथा, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। हाँ, सुपीरियरिटी का मतलब जानते हैं क्या होता है? हेलो, पीछे से खड़े हो तुम, हाँ उसके बगल में, हाँ बताइए सुपीरियरिटी का मतलब क्या होता है? सुपीरियरिटी का मतलब जानते हैं आप? हाँ, किसी चीज में ना, तुम बताओ। बोलो, पता है इसका मतलब? इसमें जो तीसरा वर्ड लिखा है ये पता है इसका मतलब? बैठो भाई, बता मैं रहा हूं, तो अगर तुम आपस में बातें करोगे तो नहीं समझोगे ना, मेरी बात सुनो। सुपीरियरिटी मतलब होता है ये श्रेष्ठता बोध, श्रेष्ठता की भावना, और इंफीरियरिटी का मतलब क्या होता है? हीनता की भावना। यानी अगर किसी संस्कृति में अपनी संस्कृति को लेकर के श्रेष्ठता का बोध है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं, और अगली संस्कृति वाला हीन है या उसकी संस्कृति निचले दर्जे की है, तो हम उससे कुछ सीख सकते हैं? हाँ, तो अगर आपने अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मान लिया है तो इसका मतलब फिर किसी दूसरे से कुछ सीखने की गुंजाइश नहीं है। तो एसिमिलेशन तब होगा, सात्वीकरण तब होगा जब सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कहीं होगी ही नहीं, है ना। आप ना अपने आप को बड़ा मानते हैं, ना सामने वाले को बड़ा मानते हैं, ना सामने वाले को हीन मानते हैं, तब क्या होगा? आप सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो है ये किस चीज में बाधा करते हैं? एसिमिलेशन के प्रोसेस में। अगला लिखिए, डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। ये है आपका पांचवा, डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, है ना। जब कोई संस्कृति है बहुत ज्यादा प्रभावशाली, वर्चस्वशाली, ताकतवर होती है, और दूसरी जो है उसके बहुत अधीन होती है ना, वो बहुत नीचे होती है, कम शक्तिशाली होती है, उसका प्रभाव कम होता है, तब भी जो है यह थोड़ा सा बाधा होती है। क्योंकि मैंने बताया कि जो प्रभावशाली संस्कृति है उसमें क्या होता है? हाँ, उसमें श्रेष्ठता बोध होता है। तो अगर डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन, ये वरीयता और अधीनता, डोमिनेशन को वरीयता बोलते हैं और इसको सबऑर्डिनेशन को अधीनता बोलते हैं। अगर इन दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है, अगर यह चीज समाज में मौजूद है, तो क्या होगा?
इसमें भी एसिमिलेशन में दिक्कत होगी। छठा आखिरी लिखिए आप, आइसोलेशन। आइसोलेशन है। आइसोलेशन मतलब, आइसोलेशन क्या होता है जानते हैं कोई? इसको बोलते हैं पृथक्करण। कभी कभी कोई व्यक्ति, कोई समूह, कुछ व्यक्तियों का समूह, कोई समुदाय आइसोलेशन में रहता है ना, समाज से बिल्कुल कट के रहता है। तो अगर कोई बहुत कट के रहता है तो वहां भी एसिमिलेशन की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि वो एमलगमेशन में ही संभव है, वो मिश्रण में संभव है, बिना उसके यह चीज संभव नहीं है। ओके, तो ये आपका क्या हुआ? एसिमिलेशन है ना। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दो चीजें हैं, इनके बीच अंतर जान लीजिए आप कि जो एसिमिलेशन का प्रोसेस है ये क्या होता है? पहली चीज, ये परमानेंट है। एसिमिलेशन क्या है? परमानेंट प्रोसेस है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमेशा चलती रहती है। आप किसी न किसी संस्कृति को, किसी न किसी चीज को आत्मसात करते रहते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जो एसिमिलेशन है ये क्या है? स्लो प्रोसेस है, स्लो एंड कंटीन्यूअस है ना, ये निरंतर प्रक्रिया है एसिमिलेशन। और ये सारी चीजें एकोमोडेशन में नहीं पाई जाती। ठीक है, क्लियर? तीसरी चीज क्या है कि एसिमिलेशन क्या है? अनकॉन्शियस है ना, अनकॉन्शियस